नमस्कार। कार्यक्रम बातों बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं जिनको जिंदगी ने सब कुछ दिया। अगर हम बात करें क्रिकेट की, जो कि इस देश में कहना चाहिए कि किसी भगवान की तरह एक तरह से उसकी बात की जाती है। क्रिकेटर्स जो हमारे होते हैं वो खासे मकबूल होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं। क्रिकेट से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और अगर हम बात करें कि ऊपर वाले ने भी उनको दिया तो कहना चाहिए छप्पर फाड़ कर दिया। 2 रियासतों के वो उत्तराधिकारी रहे, लेगेसी उनको मिली, एक भरा पूरा जीवन उन्होंने जिया और आज भी जीवन का हम कहना चाहिए कि जो एक लास्ट लेग होता है उसमें भी वो काफी मुतमईन है। उनके जो बच्चे हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में खासा नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं, नवाब पटौदी साहब की, जो हमारे मेहमान है बातों बातों में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। जैसा कि हमने कहा कि ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया। लिगेसी की अगर हम बात करें तो पाटौदी और भोपाल रियासत की हम बात करें, इसके आप उत्तराधिकारी रहे। क्रिकेट की हम बात करें तो 21 साल की उम्र में, जो कि शायद उस दौर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि आपने एक यंगेस्ट कैप्टन के नाते इंडियन क्रिकेट टीम को न सिर्फ संभाला बल्कि एक एग्रेसिव टोन भी उसको दिया। एक उसके पहले इंडियन क्रिकेट टीम की इमेज ये थी कि ये ड्रॉ कराती है मैदान में। आज आप जिंदगी में काफी मुतमईन होकर अपने पीछे देख सकते हैं। क्या लगता है जिंदगी में? एक मिसाल ये दी जाती है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। पटौदी साहब के अरमान कितने कम निकले? देखिए, असल में बात तो ये है कि मैं ज्यादा एम्बिशियस नहीं हूं, तो जो कुछ ऊपर वाले ने दिया है वो बहुत काफी दिया है और मैं मशकूर भी हूं और कभी कभी याद भी करता हूं, शुक्रिया अदा भी करता हूं। सबसे बड़ी चीज जो मिली है वो मेरे ख्याल से बच्चे अच्छे मिले हैं मुझे। तो जिस आदमी को अगर इतना खुशनसीब हो कि उसके बच्चे सही रास्ते पे चलें तो उससे ज्यादा क्या चाहिए आदमी को। तो एक तरीके से ये कहिए कि जिंदगी भर थोड़ी खुशकिस्मती रही हमारी। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, सियासत की तरफ कोई आपने कदम रखने की बात हम करें तो आपने 1971 की अगर हम बात करें, जब प्रिवी पर्स के खिलाफ आपने एक मूवमेंट लेकर पाटौदी से आपने इलेक्शन लड़ा, भोपाल से भी आपने सियासत में किस्मत आजमाने की कोशिश की। क्या वजह रही? क्या लगता है आपको? क्या कहीं कहा जाता है कि आमतौर पर आप जिस जहनियत के इंसान हैं, जहां से आप आते हैं, क्या सियासत के दांवपेच कुछ ठीक तरीके से आप सीख नहीं पाए? नहीं, इसमें असलियत तो ये है, देखिए कि आपने खुद कह दिया कि सन 71-72 का जो इलेक्शन हुआ था वो तो सिर्फ इसलिए हुआ था कि मेरी वालदा खड़ी होने वाली थी और वो नाराज थी कि प्री पेपर्स इस किस्से पे। तो मैंने कहा था कि आपकी उस गर्मी में या सर्दी का जमाना था, फिर मैं चला जाता हूँ, तो जीतने का सवाल तो था ही नहीं। उसके बाद जो इलेक्शन भोपाल से लड़ा है तो मैंने बहुत सीरियसली लिया था, लेकिन जिसने इलेक्शन लड़वाया है वो राजीव गांधी से, अब वो नहीं रहे तो मेरा मन भी नहीं रहा। तो मैंने कहा कि अब छोड़ो इसको, अगर आपको लोगों की सेवा करनी है तो और भी तरीके निकल सकते हैं। क्या माने हम, आप जिस दुनिया से आते हैं, आपने बहुत पाक साफ पाकीज़गी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। क्या सियासत में आपको लगा कि यहाँ की जो काली कोठरी है काजल से भरी हुई, वहां नवाब पटौदी साहब के कदम जो है वो मुनासिब नहीं होंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में तो हर किस्म के आदमी हैं, औरतें हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, ईमानदार भी हैं, बेईमान भी हैं, तो हर किस्म के मिलेंगे आपको। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं पॉलिटिक्स में। अब किसी तरीके से ये नहीं कह सकते आप कि वो संजीदा नहीं है। नाम तो क्या लूं मैं, लेकिन ये कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना ही है तो फिर आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको काम करना पड़ता है, आपका दरवाजा कभी बंद नहीं रख सकते। और मैं प्राइवेट आदमी हूं तो कुछ लोगों को सियासत सूट नहीं करती और मैं उनमें से हूं। बड़ी साफगोई से आपने ये बात कही और हम जरूर इसकी इज्जत करते हैं। एक चीज ये बताइए कि अकलियतों की नुमाइंदगी की अगर हम बात करें, माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, तो हमने देखा है कि जो इंटेलेक्चुअल तबका है मुस्लिम समाज से, वो पूरी ताकत से अगर सामने आने की कोशिश करता है तो कुछ ताकतें उसकी खिलाफत करती हैं। और ऐसे लोग अगर राजनीति में, सियासत में कदम भी रखते हैं तो जिस किस्म की मकबूलियत की उनसे, जिस किस्म की शोहरत की और जिस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए उसकी जो एक अपेक्षा की जाती है, वैसा भी नहीं होता है। क्या वजह देखते हैं आप? इसकी आप वजह अगर मैं सोच के बताऊं तो शायद गलत रीजंस के लिए गए पॉलिटिक्स में। ये भी हो सकता है कि चलिए अपन पॉलिटिक्स में जाते हैं, अपन को शोहरत मिलेगी, अपन को कुर्सी मिलेगी, फिर भूल जाते हैं कि आए क्यों पॉलिटिक्स में। आए तो मुसलमान की या कौम की अच्छा करने के लिए।
अच्छा अपना करने लगते हैं। तो अगर आपका मतलब अगर गलत है तो फिर कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। आप सही दिल से जाएं तो जरूर कामयाब होंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी कौम। क्या लगता है फिर कभी आप राजनीति की दुनिया में कदम रखेंगे? आप देखिए उम्र भी हो गई है थोड़ी, तो मेरे ख्याल से कुछ नौजवान लोग आना चाहिए पॉलिटिक्स में। हमारा टाइम हो गया था, अब किसी और का टाइम आने दो। आपकी शरीके हयात की अगर हम बात करें, जो कि मशहूर अदाकारा रही हैं शर्मिला टैगोर की अगर हम बात करें, क्या उनके जहन में कहीं कोई बात है इस तरह की, या हम उम्मीद करें, क्योंकि वो थोड़ी वोकल हैं, ज्यादा सोशल भी लगती हैं, क्या आपको लगता है कि वो राजनीति में ज्यादा कामयाब होंगी? अभी तक तो उन्होंने कुछ मुझसे बात तो करी नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी सोशल वर्क करती हैं, यूनिसेफ की वर्क करती हैं, फिर अभी फिल्म सेंसर बोर्ड तो नहीं कहना चाहिए, फिल्म सर्टिफिकेशन जो कुछ भी है उसमें काफी काम किया है, काफी ट्रैवल कर सकती हैं, लोगों से मिलती हैं, और अगर उनको दिलचस्पी है तो उनको कहना चाहिए, जरूर आए, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। यकीनी तौर पे आपकी तरफ से, क्योंकि आपने तो कभी उनको रोका नहीं, शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम किया। पटौदी साहब आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं। बातों बातों में आज हम बात कर रहे हैं नवाब पटौदी साहब से। इस ब्रेक के बाद हम अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है बातों बातों में। आज के हमारे मेहमान हैं नवाब पटौदी साहब, जिनसे हम बात करेंगे। एक जहन में बात यह आती है, आप भी माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आज हमने देखा कि जो अकलियत है, जो मुसलमान है, कई बार यह कहा जाता है कि उसको सिर्फ इस मुल्क में एक वोट बैंक ही समझा जाता है। चाहे हम समाजवादी की पार्टी की बात करें या पार्टियों के नाम हम ना भी लें, कांग्रेस की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि माइनॉरिटी को यह लगता हो कि यह उसकी आवाज पूरी ताकत से, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो विधानसभा हो, वहां बुलंद करेगी। क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो आप बारीकी से कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितने अहीर हैं, कितने गुजर हैं, कितने जाट हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सैयद हैं। हर पार्टी करती है, ये नहीं कि मुसलमान ही करते हैं। तो अब सियासत में ऐसी सियासत हो गई है जो कि थोड़ी डिवाइसिव बन गई है, इंक्लूसिव नहीं है। तो इन कैलकुलेशन से मेरे ख्याल से आगे के लिए, हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कि हमें तो ऐसी पार्टी चाहिए जो सबको लेके साथ चले। ये अगर हम बात करें कि क्रिकेट की दुनिया की तरफ हम थोड़ा लौटें, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि 21 साल की उम्र में उस समय, जो कि शायद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि यंगेस्ट कैप्टन आप रहे, क्या आपने महसूस किया, क्या आपके जहन में भी ये बात थी कि उस वक्त जो भारतीय क्रिकेट टीम थी वो बहुत ही डिफेंसिव जाती थी और मैदान में ड्रॉ कराने के लिए जानी जाती थी? मैंने अपना क्रिकेट, सारा क्रिकेट उस वक्त तक इंग्लैंड में खेला था, और वहां पे तो मेरे जो अच्छे लोग, यानी मेरे से बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने सब ने एक बात करी थी कि साहब देखिए ये खेल है नंबर 1, और जब तक आप जनता को एंटरटेन नहीं करेंगे, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हम तो उसको लेके चले थे कि 50,000 लोग देख रहे हैं, उनको अगर एंटरटेनमेंट सही नहीं मिली तो आगे छोड़ के चले जाएंगे। और एंटरटेनमेंट के मान क्या, हाँ सबसे बेस्ट है कि आप जीतें, लेकिन अगर नहीं जीते तो फिर आप हारने से डरिए मत। ये मेरी फिलॉसफी थी। तो उसी फिलॉसफी, हर कप्तान की अलग अलग होती है, उस फिलॉसफी चली, टीम चली थोड़ी। उस वक्त की जो टीम थी उसने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि आपने एक बड़ी रिवोल्यूशनरी बात कही कि इंटरटेनमेंट, जो कि आज ललित मोदी जी का मूल मंत्र है, आईपीएल का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिकेट को एक इंटरटेनमेंट से जुड़ा खेल बदलने में ही वो पूरी फिलॉसफी वही। बिल्कुल वही है। ये तो फिलॉसफी अब आई है अपने हिंदुस्तान में, इसलिए आप देख रहे हैं कि क्रिकेट मैच, जब टेस्ट मैच होता है तो 2 लोग देखते हैं, इसलिए कि एक तो समय नहीं है अब लोगों के पास, नंबर 2 एंटरटेन नहीं होते। अब एक बैट्समैन 1.5 दिन बैटिंग कर रहा है, 250 बना रहा है, वो एंटरटेनमेंट नहीं मानी जाती। इसीलिए T20 आया है, इसीलिए ODI आए हैं, और यही सपोर्ट करेंगे टेस्ट क्रिकेट को, जो कि असली क्रिकेट है। पटौदी साहब, कैरी पैकर ने जब 80 में क्रिकेट को एक वनडे की शक्ल देनी चाहिए तो लोगों ने कहा, पायजामा क्रिकेट जैसे एडजेक्टिव्स का यूज किया गया और कहा गया बड़ा खराब किया जा रहा है क्रिकेट को लेके। क्या मानते हैं आज T20 को लेकर, 2020 को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि इसने क्रिकेट को खराब कर दिया? वो जो एक डिसेंट तरीका क्रिकेटर्स का था मैदान में, आज भी एक जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो कहते हैं कि जब तक 5 दिन का क्रिकेट नहीं होगा किसी को समझ नहीं आएगा कि कौन असली बैट्समैन है या बॉलर है। वो सही कहते हैं,
जब तक, इसलिए कि असली कॉन्टेस्ट तो टेस्ट मैच का होता है, ये T20 से कोई भी जीत सकता है। यानी एक दिन में मैं जीतूंगा, दूसरे दिन आप जीतेंगे, टीमें वही होंगी, विकेट वही होगा। तो कॉन्टेस्ट से सचमुच टेस्ट मैचेस का होता है। लेकिन ये कि क्रिकेट को खराब कर रहा है, मैं इस पर यकीन नहीं करता, इस पर कायल नहीं हूँ। इसलिए कि अगर हम T20 और ODI नहीं खेलेंगे तो टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा। एक शेर याद आता है पटौदी साहब, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्रिकेटर्स आपने भी उस स्टेटस को एंजॉय किया है। एक वक्त आपके ऊपर भी, आपकी तो माशाल्लाह शख्सियत ही कुल मिला के कुछ इस तरह की थी कि आप हीरो की तरह लगते थे अपनी जवानी में, आज भी कम नहीं है। लेकिन क्या कई बार कहा जाता है कि ये शोहरत कुछ इस कदर सर पर चढ़ के बोलती है कि दिमाग खराब हो जाता है। नवाब पटौदी साहब ने भी कभी ये चीज महसूस की कि आपकी जो अंदर की ताकत थी, आपने हमेशा जज्ब किया खुद को? नहीं, आपने तो उर्दू में शेर कह दिया, लेकिन एक मशहूर अंग्रेज शायर भी थे, किपलिंग साहब ने, उन्होंने कहा था सक्सेस और फेलियर दोनों फ्रॉड हैं। दोनों फ्रॉड हैं। आप सर पे चढ़ा के बैठोगे, फेलियर भी आप एक दिन सक्सेसफुल हो गए, और जिसको सक्सेस मिली है उसको एक दिन अगर लंबी उम्र मिली तो उसको ठोकर लगेगी। तो ये तो स्कूल में सिखाया गया था हमें कि इसको ज्यादा सीरियसली मत दीजिए, आप अपने आराम से चलिए, जो अल्लाह में देता है उसको शुक्र करिए। कई क्रिकेटर्स के नाम अगर हम आपके दौर के क्रिकेटर की याद करें, हालांकि आपके बाद खेल रहे हैं, सलीम दुर्रानी साहब बहुत अच्छे एंटरटेनर थे वो, लेकिन क्या आपको लगता है कि फिल्म की दुनिया की तरफ चले गए? बाद में संदीप पाटिल साहब ने भी फिल्म की दुनिया की तरफ रुख किया, विनोद कांबली साहब भी चले गए, सदानंद विश्वनाथ एक बड़े इलेक्ट्रिक विकेट कीपर कहे जाते थे, लेग स्पिनर थे वो भी हमारे शिव रामाकृष्णन जो थे, तमाम। ये क्या लगता है, ये लोग बड़ी जल्दी अपनी स्पार्क दिखा के चले गए मैदान से? जहां तक फिल्म में जाने का सवाल है, प्रोड्यूसर पहुंच जाता है आपके घर। जिस दिन आपको थोड़ी शोहरत मिली, प्रोड्यूसर पहुंच गया कि साहब मेरी फिल्म में काम करिए। अब उसको पता है कि क्रिकेटर को तो ज्यादा पैसे तो मांगेगा नहीं वो, और उसको ये भी पता है कि एक्टिंग आती नहीं है तो कामयाबी भी नहीं मिलेगी। तो कसूर एक्चुअली क्रिकेटर का है कि ये सोचे कि साहब अगर मैं कामयाब फील्ड पे हूं तो कामयाब स्टेज पे भी होऊंगा। ये बहुत कम होता है। क्रिकेटर्स के साथ फिल्म स्टार्स का रिश्ता बहुत पुराना है। आपकी जो शरीक हयात हैं, लाइफ पार्टनर हैं शर्मिला जी, एक बहुत कामयाब शादी की हम बात करते हैं, और टचवुड हम ये दुआ करते हैं कि ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और एक मिसाल की तरह सामने आता है। ये भी हमने देखा कि इस तरह के रिश्ते बहुत जल्दी बनते हैं, और जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी टूटते हैं। क्या देखते हैं आप? क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सिर्फ एक ग्लैमर काम करता है? नहीं, इट्स द सेम प्रॉब्लम, यू सी, इफ पीपल डू इट फॉर द रॉन्ग रीजन। जैसे इफ यू गो इनटू पॉलिटिक्स फॉर द रॉन्ग रीजन यू विल फेल। If you go into a marriage with the wrong reason, your marriage will fail. वही बात है। मैंने किसी एक्ट्रेस से शादी थोड़ी करी है, मैंने तो लड़की से, एक औरत से शादी करी है। हाँ, एक्टर थी वो, हो सकता है कि लिटरेचर में दिलचस्पी ली होती, कुछ और काम करती। तो ये मत समझिए कि शर्मिला टैगोर एक्ट्रेस से शादी करी है, शर्मिला टैगोर औरत से शादी की थी। वाइस वर्सा अगर हम बात करें तो क्या आपकी लाइफ पार्टनर हैं, उनके बिहाफ से, हालांकि आप कैसे कहेंगे ये सवाल उठ सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है क्या उनका भी यही ओपिनियन था कि उन्होंने भी नवाब पटौदी एक क्रिकेटर से नहीं, उन्होंने भी एक लड़के से शादी की, एक इंसान से शादी की जिसको वो पसंद करती थी अपने दिल से? तो आप तो दोनों तरफ रुख ले सकते हैं, इसलिए कि उनकी फैमिली तो बिल्कुल खिलाफ थी, मेरी फैमिली भी खिलाफ थी। अभी कहाँ जा रहे हो तुम शादी करने एक्टर से? वो कह रहे हो कहाँ जा रहे हो तुम शादी करने नवाब से? पता नहीं क्या आदतें हैं इनकी। तो दोनों तरफ से चलता है। हमने कहा तब हम खासतौर से मैंने कि आपने मुझे बाहर भेज दिया 11 साल की उम्र में, आप कम से कम इतना तो भरोसा रखिए मुझ पर कि सही चॉइस में बड़ी सीरियसली रह रहा हूँ। आप तो मुझे दुआ करिए, सर पे हाथ रखिए। वही हुआ फिर देखिए। बहुत डीप में एक कॉन्फिडेंस चाहिए इन सारी चीजों के लिए। वाकई एक बहुत बड़ा डिसीजन था। आप जिस फैमिली से आते हैं, कई ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स होते हैं, वहां लोग मानते नहीं है, वहां आपने ये डिसीजन लिया। प्रपोज पहले किसने किया? शर्मिला जी ने आपको प्रपोज किया या पहले आपने ही जाकर प्रपोज किया उनको? नहीं, प्रपोज तो किसी ने नहीं किया, वो तो हो गया, एक दिन तय हो गया। आप पता नहीं किसने क्या कहा, बहुत जमाने पहले की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जैसे ऑफिशियल प्रपोजल होती है वैसे कुछ नहीं होता। आपने कहा कि बहुत ताकत से आपने ये डिसीजन लिया, कहीं डिलेमा नहीं था मन में, कोई दुविधा नहीं थी, कंफ्यूजन नहीं था कि ये शादी चलेगी देर तक, अच्छे तरीके से चलेगी? नहीं, शादी चाहे किसी की भी हो, रिस्क तो है। अब शादी करके बैठ गए आप, इसकी माने ये नहीं कि आपकी शादी चलती रहेगी, वो तो टूट जाएगी। ये तो रोजाना का काम है कि आप समझाओ उनको, उनकी जो
नाराजगी को दूर करो, तो प्यार करो, मोहब्बत करो, समझो, तो ये तो चलता ही रहता है। तो ये हम माने जैसे फुल टाइम जॉब। जी जी जी, आपने बहुत खूबसूरती से इसके इंग्रेडिएंट्स, जो एक सफल मैरिज के जो एलिमेंट्स हैं जरूरी आपने बयां की, तो इससे तो लगता है कि आप एक सफल पति के तौर पे भी एक क्रिकेटर की तरह पूरी तरह कामयाब रहे। भी देखिए, वो भी अल्लाह मियां की देन है, अब चल गई। पड़ोसी साहब, अभी कई दिलचस्प सवाल बाकी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, हम अभी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातों बातों में आज हमारे मेहमान हैं नवाब पटौदी साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। क्रिकेटर की अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स में आने का सिलसिला, अभी अजहरुद्दीन साहब ने सियासत की दुनिया में कदम रखा है, और अगर जी जी जी, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस से उन्होंने उनको टिकट देने की बात है। क्रिकेटर अजहर और नवाब पटौदी साहब में काफी बैटिंग स्टाइल में कहा जाता है कि एक आर्टिस्टिक टच जो अजहर की बैटिंग में था वो आपकी बैटिंग में है। अजहर से क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आपने मैसेज अपना साफ किया है कि अच्छी जहनियत के साथ और काम करने की तबीयत के साथ पॉलिटिक्स में आइए, आप कामयाब। अगर मुझसे वो पूछते हैं, पहले तो वो पूछेंगे नहीं, लेकिन पूछते भी हैं तो मैं कहूंगा कि तुम पहले काम करो, 4-5 साल काम करके अपनी पार्टी को दिखा दो कि तुम सीरियस हो और तुम काम करना चाहते हो, फिर टिकट मांगो। ये तो मेरा तजुर्बा हुआ है। फिर क्रिकेट की तरफ हम आते हैं। सचिन ने अभी एक बात कही कि वो जिस टीम के साथ खेल रहे हैं वो दुनिया की बल्लेबाजी की ताकत के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टीम है। जी हाँ, बिल्कुल, बिला शक। धोनी को एक कैप्टन के रूप में आप कैसे असेस करते हैं? क्योंकि मैदान में आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इंटरटेनमेंट को, क्रिकेट में इंटरटेनमेंट का एलिमेंट आप लेके आए। क्या धोनी भी उसी लाइन के एक कैप्टन है? लगता तो है, थोड़ा समय और दे दीजिए उनको, लेकिन एक चीज तो कहना पड़ेगी कि उनकी जो टीम मैनेजमेंट है, यानी जो ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स होते हैं, वो बड़े अच्छी संभाल लेता है। आपने देखा होगा कि टीम खुश है, हंसती है, खेलती अच्छा रहे, सब उसकी बातें मानते हैं। हालांकि सीनियर क्रिकेटर्स हैं, वो सब मशवरा देते हैं, कोई रुकावट नहीं डाल रहा उसकी कप्तानी में, सब मदद कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स, जो कि क्रिकेटर एक कैप्टन का बड़ा अहम हिस्सा होती है, धोनी उसमें भी काफी महारत रखते हैं? जी हाँ, 100%। आप कैप्टन रहे, नवाब साहब एक लिगेसी, 2 परिवारों की बहुत अपने आप में रहने वाली एक शख्सियत आपकी, ज्यादा आप बोलते नहीं थे, वहां आपने इस ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स को कैसे मेंटेन किया? काफी बड़े प्लेयर्स भी आपके साथ रहे। हमारे बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन उनमें सिर्फ एक था जिसको, जो कि उम्मीद रखता था कि वो कप्तान बने, सिर्फ एक था। कौन साहब थे? वो भूल जाइए। तो सबने साथ दिया मेरा। कुछ ऐसे प्लेयर थे जो कि रिटायर होने वाले थे, जैसे पॉली उमरिगर थे, उन्होंने साथ दिया। तो जब सीनियर क्रिकेटर्स आपके साथ दे रहे हैं और आपने टीम को यकीन दिला दिया कि आप में कोई बायस नहीं है, कि जब टीम चूज की जाएगी तो सिर्फ मेरिट पे की जाएगी, तो आपको साथ देगी, पूरी टीम साथ देगी। आपने नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन हम अगर एक असेसमेंट लगाएं तो कंट्रैक्टर साहब का नाम, नरी कंट्रैक्टर साहब का नाम हमारे जहन में आता है। उनकी कैप्टनसी में भी आप मैच खेले? उनकी कैप्टन 3 मैचेस खेला ना। जी जी जी, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि आप पहले कैप्टन रहे और फिर? नहीं, उसके बाद दिखे। मैं अजीत वाडेकर की बात कर रहा हूँ। अजीत वाडेकर की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा कभी? कभी नहीं। आप ओवरसीज में पहली विक्ट्री न्यूजीलैंड में, जो अगर अभी न्यूजीलैंड में भारतीय क्रिकेट टीम धूम मचा रही है, लेकिन आपकी अगुवाई में काफी वहां ताकत से आपने जीत दर्ज की थी, और पहली, हमें जहां तक ख्याल आता है, पहली जीत थी इंडिया की विदेशी धरती पर। क्या किस तरह का मूड था टीम का और कैसे आपने इसको सफल बनाया? नहीं, मूड तो ये था कि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया गई थी टीम, वहां हम हार गए थे, लेकिन दिन ब दिन हमारी टीम बेहतर होती जा रही थी, गेटिंग बेटर नेट, स्ट्रॉन्गर फिजिकली एज वेल एज मेंटली। जब हम न्यूजीलैंड पहुंचे, और आप ये बात भूलिए कि न्यूजीलैंड की टीम नई टीम थी, बिल्कुल इंटरनेशनल फील्ड में बिल्कुल नए आए थे, लेकिन वहां के विकेट्स हमारे स्पिनर्स को सूट कर रहे थे। थोड़े से स्पंजी होते हैं ना, थोड़ी लो भी रहती थी, टर्न भी करती थी। तो हमारे बैट्समैन ने, जैसे वाडेकर ने रन बनाए, अब आपकी टीम में प्रसन्न जैसा बॉलर है, तो न्यूजीलैंड के बस की नहीं था खेलना, और वहां का वेदर भी ठीक रहा था। सुना है मैंने आजकल विकेट बदल गए हैं, थोड़े सीम करते हैं, थोड़े हरे हो गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है टेस्ट मैचेस में। मुझे उम्मीद है कि ये भी जीतेंगे। लेकिन भोपाल आज भी आपको शिद्दत से याद आता है, आपकी मेमोरीज में काफी इसने भी स्थान लिया हुआ है। बच्चों की आपने बड़ी दिल से तारीफ की, और यकीनन मतलब हम सैफ की अगर बात करें, चाहे सोहा की हम बात करें, अभी सबा जरूर हम हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना काफी ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम उनका है, और हम समझते हैं कि काफी आप मुतमईन हैं।
सैफ ने भी जिस तरह से शुरुआत की, एक बड़ी बड़ा उनका एक एक्सीडेंट, एक डिजास्टरस स्टार्ट था फिल्म का, शुरू की उन्होंने और लोगों ने उनको खारिज कर दिया। उसके बाद उन्होंने जिस ताकत से अपने को स्टैब्लिश किया, ये ताकत भी क्या नवाब पटौदी और उनके परिवार की ताकत है? नहीं, ये उनकी माँ की ताकत थी जिन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। कभी ये तो होता रहता है, आप काम करिए, मेहनत करिए, आपको जरूर आपको सक्सेस होगा, लेकिन मेहनत करो। आप बगैर मेहनत के कुछ होता नहीं है। कभी नवाब पटौदी साहब के जहन में नहीं आया कि उनको भी कभी एक सुनहरे पर्दे की तरफ रुख करना चाहिए? मुझे जी नहीं था, मुझे माफ करिएगा, कभी भी जहन में नहीं आया। अब तो खैर जी यहां पर आप हैं, लेकिन जिस वक्त आप बिल्कुल लोग सोचते थे कि एक जोड़ी शर्मिला जी के साथ कितनी खूबसूरत लगेगी आपकी, मैंने कभी सोचा भी नहीं, इसके बारे कभी में दिल में भी नहीं आया। नहीं, लास्ट हमारा जो सवाल है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर भी आपने बड़ी गरिमा से, बड़ी ताकत से, डिग्निटी से अपनी चुप्पी को हमेशा रखा है। क्या अब हम माने कि ये अब बिल्कुल सेटल हो गया है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं, सेटल तो क्या हुआ है अभी, लेकिन उम्मीद है कि सेटल हो जाएगा। जी जी जी, क्योंकि इसने आपको निश्चित तौर पर, हालांकि आप अपनी बातें शेयर नहीं करते, लेकिन बहुत तकलीफ आपको दी होगी, क्योंकि आप इस मिजाज के व्यक्ति हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीजें परिवार में हो। नहीं, लेकिन ऐसा भी हकीकत तो ये है कि हर परिवार में, चाहे आप मैसूर ले लीजिए, चाहे आप जयपुर ले लीजिए, चाहे आप बीकानेर ले लीजिए, जितने पुराने परिवार हैं सब में एक प्रॉब्लम है। फाइनली हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि आप सियासत में नहीं लौटेंगे। बेगम साहिबा की अगर हम बात करें, आप उनसे बात कर लीजिए ना, मेरे से क्यों बात करें? लेकिन आप मानते हैं कि वो आपके कंपैरिजन में पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मुफीद है? 100%। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे नवाब पटौदी साहब। पूरी ताकत से वो ये बात कहते हैं कि सियासत की दुनिया में जिसको भी आना है, वो अपने को भी इंक्लूड करके कहते हैं कि राजीव गांधी जी का इन्फ्लुएंस था सियासत में आने के लिए, उन्होंने सोचा, लेकिन वो एक प्राइवेट तबीयत के व्यक्ति हैं, वो अपनी निजी जिंदगी भी रखना चाहते हैं। इस वजह से वो कहते हैं कि सियासत की दुनिया में उन्होंने कदम नहीं रखा। भारतीय क्रिकेट टीम जो इन दिनों की है, वो बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि ये दुनिया की काफी अपनी कंटेम्प्रेरी टीम से भी इसकी तुलना करें कि ये सबसे ताकतवर टीम है बैटिंग की अगर हम बात करें। वो कहते हैं कि जो भी पॉलिटिक्स में आए वो अच्छी नीयत से सामने आए, चाहे वो शबाना आजमी हो या अजहरुद्दीन साहब हो, यहाँ आकर काम करें। वो कहते हैं कि मुसलमानों की बात नहीं है, इस देश में सियासत में हर जाति को सिर्फ एक वोट बैंक देखा जाता है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। बातों बातों में ये हमारे मेहमान आपको कैसे लगे, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसको लेकर अपनी रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रियाएं हमको जरूर भेजिएगा। इजाजत दीजिए।